हाँ तो बच्चे लोग कल हिंदी का एग्जाम है, इसलिए एग्जाम के ठीक है एग्जाम के लिए ही प्रश्न बतला रहे जो परीक्षा में आ सकता है। बहुत सारे प्रश्न पर चर्चा करते हैं, चर्चा करते हैं, सुनना है आप लोगों को, याद हो जाएगा। ठीक है, मतलब कल एग्जाम ना, कल ही ना एग्जाम है हिंदी का, तो उसी पर चर्चा करते हैं, सिर्फ समझना है। ऐसे तो पढ़ाए हुए है ये सब स्टोरी रहे, चाहे निबंध रहे, चाहे आत्मकथा रहे, उसको हम बढ़िया से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, डिटेल में बतला देते हैं। कोई भी प्रश्न पूछे परीक्षा में इसको आराम से अपना भाषा में तोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला चैप्टर से क्या है, हाँ लेखक का नाम याद रखना चाहिए। जैसे पहला चैप्टर इसका है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यही ना है। इस चैप्टर में कोई प्रश्न आवे इस चैप्टर में से, जैसे प्रश्न है इसका, अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। एक और प्रश्न है, लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए, ना इसमें। एक और प्रश्न, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो ये जो प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष है ना, एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मतलब बतलाना है कि कैसे बनी हुई है, जाति प्रथा बेरोजगारी के कारण कैसे बनी हुई है। इसका आंसर कैसे लिखेगा, जो जाति प्रथा श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, यही ना है। और लेखक का नाम तो याद ही रहना चाहिए। इसमें क्या कहते हैं लेखक कि हमारे समाज में जो जाति प्रथा व्याप्त है, जो जाति प्रथा मौजूद है, तो हमारे समाज में क्या नियम है, जब जाति प्रथा बनाया गया, मुगल जैसे कि मध्यकाल में था ना, मध्यकाल में जाति प्रथा बना, तो लोगों को विवश किया गया कि इसे तुम जिस जाति का हो वही जाति का तुम काम करेगा, समझ गया ना। जैसे और ग्वार है तो दूधे बेचेगा, उस काल में, समझ गया। तो क्या हुआ कि अगर जिस व्यक्ति के पास हुनर है, जिस व्यक्ति के पास हुनर है और कुछ अलग काम करने का मन है, लेकिन मन है तो वो भी नहीं कर सकता था पहले, मतलब वही जिस जाति का है ना वही जाति के समाज का था, तुम यही काम करो। तो बेरोजगारी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति को मन ना है दूध बेचने का, चाहे तुमको कुम्हार के मन ना है हमको सामान बनाने का, कुम्हार वाला बर्तन उड़ता, उसको मन है कि हम दूसरा काम करें, जैसे मल्लाह को नहीं मन है कि मछली मारे और दूसरा काम करने का मन है, लेकिन समाज उसको विवश करता था कि तुम यही काम करो, क्योंकि तुम्हारा जन्म ना इसी समाज में हुआ है। इस कारण लोग ना दूसरा काम कर ही नहीं पाता था। दूसरा, जैसे उसका जो पिता काम करता था वही तुमको भी काम करना है। समाज जब बंधन बनाया जाति के लिए ये आवश्यक किया कि यही काम करना है, तो लोग अपना पास हुनर रखते हुए दूसरा काम नहीं कर पाया, समझ गया। तो क्या लिखेगा आंसर कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण, क्योंकि समाज ने जो जाति बनाया, ठीक है, उसके कारण लोगों को हुनर रखते हुए भी दूसरा काम नहीं कर सका, मतलब विवश किया गया कि तुम जिस जाति को हो वही इसमें दूसरा चैप्टर है 20 के दांत। क्या है, 20 के दांत। तो 20 के दांत कहानी पढ़ाए हुए हैं, मदन वाला, मदन था गिरधर लाल का बेटा था। उधर एक तरफ रहता है कौन, कासू, समझ गया, जिसका नाम खोखा रहता है, यही ना है। तो उसके बीच में क्या क्या होता है, वो दोनों के बीच में कैसे लड़ाई होता है। जैसे प्रश्न पूछते हैं तुमको परीक्षा में कि मदन हक्का बक्का क्यों रह गया। फिर प्रश्न है तुमको कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था, समझ गया। तो या पूछ देगा परीक्षा, मदन का चरित्र चित्रण करे, कासू का चरित्र चित्रण करे, गिरधर लाल के बारे में बताए। तो इस क्षेत्र में जो भी प्रश्न पूछेगा उसका आराम से उत्तर दे सकता है, उसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे कि प्रश्न है वो मदन हक्का बक्का क्यों रह गया, याद है ना जब पढ़ाए हुए हैं, मदन हक्का बक्का क्यों रह गया, क्योंकि जब उसने कासू को बहुत पीटा था, कासू को ना पीटा था, कासू जब उससे लट्टू मांग रहा था कि हमको लट्टू दो, उसके जब इलाका में टोला में चला गया, जबरदस्ती मांग रहा था लट्टू, तो मदन कासू में झगड़ा होता है, जिसके कारण मदन उसको खूब पीटता है, दांतों तोड़ देता है। तो ये सोचता है मदन की जब हम घर पर जाएंगे तो हमको मेरे पिताजी यानी गिरधरलाल हमको पीटेंगे, समझ गया ना, डरते रहता है। लेकिन जब जाता है घर पर, रात को जाता है छुपे छुपे, तो उसके पिताजी उसको क्या करते हैं, गोद में उठा लेते हैं। तो मदन हक्का बक्का रह जाता है कि मेरे पिताजी हमको पीटे नहीं बल्कि हमको क्या करे, गोद में उठा के हमको शाबाशी दे रहे हैं, समझ गया। तो इसीलिए मदन हक्का बक्का रह जाता है, समझ, आराम से लिख सकता है इसके बारे में, समझ गया। एक और प्रश्न है कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था, वही आंसर लिखेगा कि कासू, इसका आंसर कैसे लिखे, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण था कि जब मदन अपने गांव में, मतलब अपना जो टोला था उसका वो गली था, वहां लट्टू नाचा रहा था, तो कासू गया उसके गली में और कहा कि मुझे लट्टू दो। क्यों कहा उस मुझे लट्टू दो, जबरदस्ती क्यों मारा, सोच रहा था कि इसके पिता ना मेरा नौकर है, मेरे पिता का नौकर है, क्योंकि जो गिरधर लाल रहता है वो किसके यहाँ, तो कासू के पापा का क्या नाम रहता है, सेन साहब, सेने साहब रहता है। सेन साहब क्या सेन साहब क्या फैक्ट्री में काम कर, किरानी रहता है। ये सोचता है कि इसके पिता ना मेरे पिता का यहाँ नौकर है, नहीं मेरा नौकर, तो हम इसको जो बात कहेंगे सो मानेगा। लेकिन तो बच्चा रहता है, उसको इतना समझ में थोड़ी आएगा। उसके अंदर जो होता है
पूरा भरल रहता 100 ईमान, तो उसको पीटता उठता है, तो यही झगड़े का कारण था। क्यों? क्या झगड़े का कारण था? लट्टू नचाने के कारण, समझे? लट्टू मांगता है रोज से, वो नहीं देता, तो दोनों के बीच क्या होता है? झगड़ा होता है, जिसके कारण उस पिटाई लग जाता है कासू को, मदन पीटता है, समझ गए? इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। ये भी आ सकता है मदन का चरित्र चित्रण करे, तो जब मदन के बारे में तुमको लिखना होगा तो क्या लिखेगा? मदन गिरधर लाल का बेटा है, वो बहुत ही स्वाभिमानी है, उसके पिताजी भले ही उसके यहाँ काम कर रहे हैं सेन साहब के यहाँ, लेकिन ये नहीं डर रहा है किसी से, छोटा बच्चा है तो अपने हिसाब से चल रहा है, तो इसको बना बना के तुम इसके बारे में लिख सकता, समझा? कासू बारे में पूछेगा तो कासू समझ में करता है कि इसे कौन था? सेन साहब का इकलौता बेटा था जो बहुत बदमाश था, उसका काम रहता तोड़ फोड़ करना, गड़ी तोड़ देना, समझा? वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, गरीब से कुछ नहीं समझते, बना बना। तो परीक्षा में क्या होता है? तुमको जितना तुम बात बना सकता है, समझ गया ना, उतना तुमको बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत इसमें। और जितना बता रहे उतना पूरा सुनना है, बस सुनेगा तुमको याद हो जाएगा। एक भी प्रश्न नहीं छूटना, 10 में से 5 को ना बनाना है, एकदम सटीक लिखना। कम एक लघु लिखना शुरू करना था, कम से कम 8 या 10 लाइन, जितना तुम इसको बात बना बना के लिख सकता है, समझ गया ना? जितना अच्छा से लिखेगा तो 2 में 2 नंबर देगा, ठीक है? व्याख्या करने वाला है तो उसके बारे में तुम चर्चा कर सकता है। व्याख्या करने वाला रहेगा तो उसका लेखक का नाम पहले लिखना, फिर कौन पंडित से लिया गया। इसका अगला चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है? तो नाखून क्यों बढ़ते के लिए कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। जब इस चैप्टर में से जब प्रश्न पूछेगा इस प्रकार कि मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है, चाहे इस प्रकार भी पूछ सकता है कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है, सबका आंसर ना सिमिलर ही होगा, सेम ही होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस करके इसको लिख सकता है। तो मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? तो मनुष्य बार बार नाखून इसीलिए काटता है कि मनुष्य ना अपना पशुता को छिपाने के लिए नाखून काटता है। पहले मनुष्य पशु के समान ही था। जब वनमानुष था, मनुष्य जंगलों में रहता था, तो मनुष्य क्या करता था कि जंगली जानवर से बचने के लिए नाखून बढ़ाता था कि हम उसका शिकार कर सके, शिकार करने के लिए, समझ गया? तो मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है कि पहले मनुष्य ना एक जीवी तरह, अभी भी सामाजिक प्राणी है, लेकिन पहले मनुष्य पूरा जीव था, समझ गया? नाखून बढ़ाता था, लेकिन अभी सभ्य समाज में आ गया है, तो मनुष्य ना खुद को अच्छा दिखने के लिए, खुद को सभ्य दिखने के लिए वो नाखून को बार बार काटता है कि समाज में हम अच्छा रहे, समाज हमको बुरा नहीं कहे, समझ गया? सभ्य दिखने के लिए। लेकिन लेखक क्या करता है, टिप्पणी क्या आलोचना करता है? तुम कितना भी नाखून काट लेगा, लेकिन तुम्हारी जो सोच है ना, तुम्हारी जो प्रवृत्ति है, वो हिंसात्मक ही रहेगा, तुम कभी नहीं सुधर सकते, क्योंकि मनुष्य ही मनुष्य को भी मार रहा है। पहले तो मनुष्य अपना रक्षा के लिए ना नाखून बढ़ाता था जानवर, जंगली जानवर से, लेकिन अब मनुष्य क्या करता है? हथियार बना रहा है, बम बना रहा है, मनुष्य को ही मार रहा है। करा के तुम कितना भी तुम सभ्य दिख लो, फिर भी तुम क्या हो? पशु ही हो। जैसे पहले पशु थे, पहले तो नाखून रखते थे, अब क्या करते? तुम हथियार रखते हो, अस्त्र शस्त्र रखते हो, समझ गया? जैसे मिला मिला के तुम इसको लिख सकता, समझ गया? अगला प्रश्न इसका है, बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? तो ऐसे लिखना, बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को यही याद दिलाती है कि तुम पहले, ठीक है, पशु ही थे, अभी भी तुम पशु ही हो, क्योंकि नाखून जो तुम्हारा बढ़ रहा है वो यही याद दिला रहा है कि अभी जो तुम्हारे जो अंदर हिंसा भरा हुआ है, तुम्हारे अंदर क्रोध है, किसी दूसरे से देख के ईर्ष्या है, यह भी पशुता का ही निशान है। तो इस प्रकार तुम मिला मिला के इसको लिख सकता है, तुम जितना बात बना सकता है हिंदी में, समझ गया ना? कोई चीज को समझ लो, बस उसको लिख दो। जैसे कि अगला चैप्टर है नागरी लिपि, इसमें क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहार कौन? तो प्रश्न पूछ सकता है, बीबीआई प्रश्न, ठीक है? ऐसे तो हम सब पर चर्चा कर रहे हैं, जो बीबीआई है। तो गुर्जर प्रतिहार कौन थे? भारत के बाहर से आए थे और अवंती प्रदेश में अपना शासन स्थापित किया था। इसको छोटा ही है, ठीक है? और उसके बाद क्या किया उसने कि कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। जो गुर्जर प्रतिहार था वो कहां था? बाहरी था, भारत के नहीं था, समझ गया? वो आया जब तो अवंती प्रदेश पर अपना शासन स्थापित किया, बाद में क्या किया? वो कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। इसका अगला चैप्टर है बहादुर। बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत। तो बहादुर से तो पूरा डिटेल में इसको पढ़े। बहादुर से कोई क्वेश्चन पूछेगा, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया, लिख सकता है। उसका घर नेपाल में रहता है, उसके पिताजी युद्ध में शहीद हुए रहते हैं, ठीक है? तो उसकी माँ उसको पीटती है, इसलिए वो इतना मारती है, एक दिन फिर बेहोश हो जाता है। क्यों मारती है? तो वो एक दिन जानवर को चराने जाता है जंगल में जानवर को पीटता है, इस कारण उसकी माँ भी उसको खूब पीटती है। तो मारते मारते उसकी माँ उसको बेहोश कर देती है, घर से कुछ पैसा चुरा कर वो घर से भाग जाता है, समझ गया? फिर पूछेगा लेखक बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया? तो बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया था? मालूम होगा कि उस पर झूठा चोरी का इल्जाम लगा था। जो लेखक या जो रिश्तेदार आता उसके पास पैसा देने का मन नहीं रहता बच्चा सबको, तो इससे बचने के लिए क्या दिमाग लगाता हो? क्या दिमाग लगाता है कि मेरे पास कुछ पैसा था और चोरी हो गया। चोरी का इल्जाम किस पर लगता है? बहादुर पर। बहादुर पर इसीलिए लगता है कि बहादुर घर का नौकर आता, नौकरों पर नहीं इल्जाम लगेगा। हालांकि झूठ बोलता, उसका पैसा उसका चोरी
नहीं हुआ रहता है। तो झूठ बोलता है तो उस पर कहता है कि मेरा पैसा चोरी हो गया। इसका क्या होता है, उसको किशोर निर्मला रहता है लेखक का बेटा, वो भी पीटता है। उसकी जो लेखक निर्मला जो रहती है लेखक की पत्नी रहती है, किशोर उसका बेटा रहता है, तो निर्मला पर पीटती है उसको, और किशोर भी पीटता है, लेखक के पत्नी बेटा दोनों। अंत में क्या होता है, लेखक को पीट देता है बहादुर के आके। इसका मन उसका दुखी हो जाता है तो वो घर छोड़ के भाग जाता है। समझ गया? इस सब प्रश्न पूछे आराम से दे सकता है कि यार प्रश्न है क्या कि अपने शब्दों में पहली बार देखे बहादुर का वर्णन करे। तब पहली बार जब दिखा था बहादुर कैसा था, उसका मुंह चपेट पति चपटा था, ठीक है, गर्दन में स्काउट गाइड पर रुमाल बांधे हुआ था, ठीक है, सफेद रंग की निकर पहने हुआ था, सफेद भूरा रंग का जूता, ये ना, तो उसके बारे में वो आंख टमटम कभी कर रहा था, उसको मल खा रहा था, ठीक है। तो बहादुर का नेपाली रहता, नेपाली से मुंह चपटे ना रहता है। समझ गए? इस प्रकार इसको लिख सकता है। समझ, लिखना तुमको बढ़िया से इसको बना के लिख सकता है। स्टोरी पढ़े इसका अभी समझाया तो स्टोरी समझो हम डिटेल में बतला रहे हैं। समझा? तो अगला चैप्टर इसका अगला चैप्टर देखो, अगला चैप्टर परंपरा का मूल्यांकन। इस चैप्टर में से कम चांस है पूछने का, ठीक है। देखो अगला चैप्टर जी जीत में निखरप, जी जीत में निखरप, इसका लेखक कौन है? रसीम वाजपेयी, यही ना है। इसमें क्वेश्चन है बिरजू महाराज कौन कौन से बात बजाते हैं। तो बिरजू महाराज में करते महान नर्तक थे, क्या क्या बताते थे, गिटार बजाते थे, सितार बजाते ना, सितार बजाते थे, इसके अलावा तबला, हारमोनियम, गिटार, बांसुरी सब बजाते थे। समझ गया? अभी देश विदेशों में भी उनका नाम हुआ था। तो बिरजू महाराज कौन कौन से बात बजाते थे? तबला, हारमोनियम, गिटार, सितार। समझ गया? वो महान नर्तक थे। नर्तक के साथ वो बजाने का काम भी करते थे। उनके पिताजी भी थे उसी प्रकार उनके पिताजी की राह पर भी चले। उनका पिताजी भी नर्तक थे। समझ गया ना? उनके पिताजी भी वाद वादन करते थे, तो उनके पिताजी से वो गुण सीखे थे। कि लखनऊ रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? इसका आंसर कैसे लिखना कि लखनऊ रामपुर से बिरजू महाराज का अभिन्न संबंध है, क्योंकि लखनऊ में उनकी जन्म स्थली है, लखनऊ में उनका जन्म हुआ था और रामपुर में उनकी बहनों का जन्म हुआ था। समझ गया ना? और रामपुर वे अपने पिताजी के साथ, रामपुर के नवाब के वे अपने पिताजी के साथ क्या करते जाते थे? नर्तक करने आते थे, वाद वादन करने आते थे, पिताजी के साथ में रामपुर जाते। समझ गया ना? तो रामपुर में उनकी बहनों का जन्म हुआ था, लखनऊ में उनका जन्म हुआ था। समझ गया ना कि क्या संबंध है दोनों के? अगला चैप्टर इसका देख लो, एक और चैप्टर से चैप्टर मछली चैप्टर से पूछ सकता है। इसका लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। इसमें आराम से पढ़ लो स्टोरी। एक प्रश्न रहेगा तुमको, है ना प्रश्न, मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? मालूम होगा, मछली को छूते हुए संतु, दो गाय था, नरेन और संतु, इसलिए हिचक रहा था कि जो संतु बच्चा रहता उसको मालूम ही नहीं रहता कि मछली काटती नहीं है। वो सोचता रहता है कि मछली कहीं काट लेगा, इसलिए मछली को छूते हुए वह हिचक रहा था। लेकिन जब उसको भाई उसको समझाता है नरेन की नहीं, मछली नहीं काटती है, तो वो मछली को छूता है, लेकिन झट से हाथ हटा लेता है, मछली को ठीक से नहीं छूता। समझ गया ना? तो इसको इस प्रकार आया प्रश्न। प्रश्न है दीदी का चरित्र चित्रण करे। तो दीदी कौन रहती है? पिता के पहली संतान रहती है, लेकिन उसको कोई मानता नहीं है, पिताजी उसको नहीं मानते हैं, उसको हमेशा पिटाई लगते रहता है। तो वो दीदी के बारे में लिखना है। जिस प्रकार मछली सिसकती है उसी प्रकार दीदी भी घर में सिसकती है। जिस पर मछली को दर्द होता है उसी प्रकार दीदी को भी दर्द, इस प्रकार बना बना के इसको लिख सकता है। समझा? दीदी का उसके बारे में लिखना। देखो संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो मछली लेकर क्यों भागा था वो संतु? क्योंकि जो संतु चाहता था कि मछलियां नहीं काटी जाए। तो ये 3 को मछली लाता है, 3 को मछली लाता है ना, तो में से एक मछली मरा रहता है, मरा रहता है, तो एक मछली को गमछा में लपेट के भाग जाता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि मछलियां ना काटी जाए। क्यों? भग्गू जो रहता है वो मछलियों को काटने जा रहा था, मसाला पिसाया था, काट को खा ही नहीं रहता, इसलिए वो मछली को लेकर भागा। उसके पीछे भग्गू भागता है, पीछा करता है उसको छीनने के लिए। समझ गया? ये सब प्रश्न रहेगा परीक्षा में, क्या रहेगा? नौबत खाने में इबादत। तो नौबत खाने में इबादत में प्रश्न है डुमराव की महत्ता किस कारण से? यही ना प्रश्न है। तो ये प्रश्न पूछ सकता है, जितना बता सब तो VBI, लेकिन हम पूरा डिटेल में बतला रहे, पूरा एक चैप्टर का 3 प्रश्न बतलाए हैं, 4। तो डुमराव की महत्ता 2 कारण से। पहली तो यहाँ के आसपास नदियों में एक ना क्या कहता है, रीड नरकट नामक घास पाया है ना, रीड नरकट नामक घास पाई जाती है, जिसका प्रयोग कथी होता है? सहनाई, ठीक है, सहनाई बजाने में किया जाता है। दूसरा कारण कथी है डुमराव की महत्ता कि वहां ना जो सहनाई वादक है सब बिस्मिल्लाह खां का वहां जन्म स्थान, पैतृक निवास कहाँ है? तो डुमराव में है। समझ गया? इसलिए 2 कारण से पहले बतला दे कि वहां के नदियों में रीड नरकट नामक घास पाया जाता है, जिसका उसका उपयोग कथी होता है? सहनाई बजाने में किया जाता है। दूसरा की जो बिस्मिल्लाह खां है उनका पैतृक निवास भी क्या है? यही है, डुमराव में है। उनके दादा का नाम कथी रहता है?
तो उनके परदादा 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 के नाम है सलार हुसैन, यहीं के थे, समझे। वो भी शहनाई बजाते थे। जो बिस्मिल्लाह खां है, बिस्मिल्लाह, उनको भारत रत्न भी मिला हुआ है, ठीक है। घर से फोन है, ठीक है। इसका अगला अब आओ, इसमें गोदुल भाटू काव्य खंड में जो कविता नहीं था, स्टोरी तक पूरा बतला दी है, काव्य खंड में प्रश्न पूछ सकता है। ये प्रश्न हमेशा बतलाते हैं, वाणी कब विष के समान हो जाती है, मालूम होगा। तो वाणी कब विष के समान होता है? जिस वाणी में राम का नाम नहीं, वो वाणी क्या होता है? विष के समान हो जाती है, ठीक है। वाणी कब विष के समान हो जाती है? इसका लेखक कौन है? गुरु नानक। कौन चैप्टर से? राम बिनु वीर थे। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि जिस वाणी में राम का नाम नहीं, वो वाणी विष के समान होती है। मनुष्य का अस्तित्व भी है ना, मनुष्य का जो अस्तित्व वो राम की कृपा से, जो भी मनुष्य जन्म लिया है पृथ्वी पर, उसे राम का नाम जपना ही चाहिए, समझ गया। क्योंकि मनुष्य का जो अस्तित्व किससे है? राम से। इस प्रश्न आएगा ही परीक्षा में, आराम से इसको लिख सकता है। 10 में 5 को बनाना, आराम से लिख सकता है इसको, ठीक है। एक और प्रश्न है जो भी अति सुदोष ने को मारा है चैप्टर में के, घनानंद के अनुसार परिहित के लिए देह धारण कौन करता है? ठीक है, 19 में पूछा, कुछ 19 में 16 में। तो घनानंद के अनुसार परिहित के लिए देह धारण कौन करता है? परिहित मतलब दूसरा, तो परिहित के लिए देह धारण कौन करता है? तो बादल, बादल ना करता है। इसमें लेखक कहता है कि परिहित के लिए देह धारण बादल करता है। बादल खुद अपने अस्तित्व को मिटाकर खुद बनता है, किसके लिए? दूसरे के लिए। खुद बरसता है लेकिन अपने आप को खत्म कर लेता है, दूसरा को सुख देता है। पृथ्वीवासी जो है यहाँ उसको सुख देता है, उसको हरियाली पहुंचाता है, ठीक है, उसको मतलब संतुष्टि देता है, लेकिन खुद खत्म हो जाता है। तब परिहित के लिए देह धारण कौन करता है? था बादल, समझ गया। एक चैप्टर है तुमको स्वदेशी, ठीक है। स्वदेशी में क्वेश्चन है, कभी प्रेम घन को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? मालूम होगा स्वदेशी चैप्टर का है, प्रेम घनिशा लेखक। क्या कहता है कवि लेखक कि कभी प्रेम घन को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? तो क्यों नहीं दिखाई पड़ती है कि यहाँ के जो लोग है ना, यहाँ के जो लोग है, ठीक है, उसको क्या होता है, यहाँ के जो लोग है वो भारतीय की तरह नहीं रह रहे, विदेशियों की तरह रह रहे। मतलब है ना कि यहाँ के लोगों को अब हिंदी बोलने में शर्म महसूस आती है, लेकिन अंग्रेजी बोलने में गर्व महसूस होता है। उनका जो भारत के लोग का पहनावा है, रहन सहन है, चलने का तरीका है, खाना खाने का तरीका, सब किसके तरह हो गया है? तब विदेशियों की तरह हो गया। मतलब किसे? पूरा अपना जो संस्कृति है भूल गया। इसलिए कहता कि भारत, इसलिए लेखक आलोचना करता है कि भारत में भारतीयता है ये नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग ना पूरा विदेशी लेखा व्यवहार करने लगे। उनका जो पहनावा, रंग ढंग है, रहने का तरीका है, ठीक है, सब किसके तरह हो गया था? विदेशियों की तरफ। कोई दिक्कत इसमें? इसका लिख सकता है आराम से, इस प्रश्न आ सकता है सब, ठीक है। आगे देखो, चैप्टर काव्य खंड में भारत माता, तो भारत माता चैप्टर में कवि ने जनता को दूध मुही क्यों कहा है? तो दूध मुही हाल ही समझाया था इसको, एक बार समझ लो। तो दूध मुही क्यों? दूध मुही बालक कौन होता है? जो सिर्फ जो होता है उसकी माता उसको दूध पिलाता है, चाहे कोई कुछ के दूध पिलाता है, चुप हो जाता है। इसी प्रकार जो भारत के जो नेता है, जो सत्ता पक्ष के लोग है, भारत की जनता को ना दूध मुही समझता है कि उसको थोड़ा बहुत बहला फुसला लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, मेरे बात में आ जाएगा, हमको वोट दे देगा। जब प्रश्न आएगा हिंदी में, जितना तुम इसके बारे में लिख सकता बनाओ। हालांकि इसमें छोटा आंसर दे ले, छोटा दे लिखेगा ना, 6-7 लाइन 8 लाइन तुम इसको बना के लिख सकता है कि भारत में जो भी सत्ता पक्ष के लोग है, भारत की जनता को कुछ नहीं समझते हैं। यहाँ की जनता को दूध मुही समझते हैं कि अपना काम कैसे भी वे निकलवा लेते हैं, समझ गया। इस तरह जनतंत्र का जन्म, ठीक है, जनतंत्र का जन्म के लेखक कौन है? ठीक है, देवता मिलेंगे है ना, सोचो इसमें के रामधारी से दिनकर है ना। तो इसमें देखो, देवता मिलेंगे खेत खलियानों में पंक्ति के माध्यम से कवि किस देवता की बात करता है? क्यों? यही ना है। तो देवता मिलेंगे खेत खलियानों में, तो लेखक कहता है इसमें, जो रामधारी सिंह दिनकर जी कथी कहता है कि भारत के देवता कहाँ मिलेंगे? खेत खलियानों में, क्योंकि भारत के लोग मजदूर है, किसान है, वही भारत का असली देवता है। मंदिर में नहीं, मस्जिदों में नहीं, बल्कि भारत के देवता कहाँ मिलेंगे? खेत खलियानों में, क्योंकि उनसे ही मेरा भारत चल रहा है। वे अनाज उगाएंगे तब हम खाएंगे, समझ गया ना। इसे तुम बना के इसको लिख सकते हो, समझ गया। एक और चैप्टर इसमें एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या, समझ गया ना। इसमें प्रश्न है वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है? तब जिसका आंसर कैसे लेगा? जो वृक्ष और कवि पढ़ा है ना, इसे कवि के जो दरवाजे पे वृक्ष रहता है, बहुत पुराना वृक्ष रहता है, तो कवि तो बुद्धिजीवी है। जब भी कवि आता है कहीं से, तो वृक्ष उसे बोलता है कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, ललकारता उसे। तो कवि जवाब देता है लेखक की मैं हूं, तो उसको उससे नहीं संवाद होता है। फिर इसमें लिखना कथी? वृक्ष बूढ़ा है, ठीक है, वृक्ष बूढ़ा है, तो उसे वह देखकर सभी को जो भी आगा जान में तो उसको ललकारता है, समझा। और कहता है कि तुम कौन हो? तो कवि जवाब देता क्या? मैं तुम्हारा दोस्त हूं। दोनों के हमेशा अच्छा संवाद होता है। तो जब कवि एक बार चला जाता है बाहर, कोई उसको व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति आकर वृक्ष को
काट देते हैं ना कहानी। तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इसमें बतलाया कि कभी वृक्ष काटने से क्या क्या हमें हानि हो सकती है, समझ गया। फिर तुमको इसमें अक्षर ज्ञान में प्रश्न है वो, बेटे के आंसू कब आते क्यों, मालूम होगा आराम से, इसको प्रश्न आ सकता है सब, ठीक है। तो बेटे के आंसू कब आते, जब बेटा अक्षर ज्ञान सीखता है, क से क ख सीखता था, क से लेकर घ तक सीख जाता हो, लेकिन जब अंग लिखने का प्रयत्न करता है तो वो नहीं लिख पाता है, क्योंकि अंग के टेढ़ी मेढ़ी लिखावट वो नहीं समझ पाता है, जिसके कारण उसके आंख में आंसू आ जाता है। और एक और ऐसे में लिख सकता है कि वो सोचता है कि ड उसकी माँ है और अनुस्वार खुद है, तो वो मैं अपनी माँ के गोद में बैठा हुआ फिर भी मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, इसलिए उसके आंख में आंसू आ जाता है, समझ गया। इसलिए ये सब प्रश्न आएगा, क्या आएगा, समझ गया ना। इसका अगला चैप्टर है मेरे बिना तुम प्रभु, ठीक है। इसका लेखक है रेनर मारिया रिल्के। प्रश्न है कवि रेनर मारिया रिल्के किस बात की आशंका है, किस बात की आशंका है, समझ गया। कवि रेनर मारिया रिल्के को किस बात की आशंका स्पष्ट करना था, चैप्टर बहुत मस्त है, समझा। तो कह रहा है इसमें कवि रेनर मारिया रिल्के क्या कहता है, इसे ईश्वर की सत्ता पर मतलब आलोचना करता, मतलब तो आवाज उठाता है कि जो अगर मनुष्य ही न रहेगा तो आपका क्या होगा। कहता है ना कि इंसान, ईश्वर ने इंसान को बनाया, लेकिन यहाँ क्या होता है, इंसान ने ही ईश्वर को बनाया, अगर मनुष्य नहीं रहेगा तो मनुष्य के साथ साथ कहता है, लेखक कहता है अगर हम ही न रहेंगे तो आपका क्या होगा, अब मैं खत्म आप भी खत्म, मेरे अस्तित्व से ही आप है, आपके अस्तित्व से तो हम ही है, लेकिन ठीक है। तो कभी ये कहता कि धरती पर बहुत सारे जीव जंतु है, लेकिन पूछता कौन ईश्वर को, सिर्फ मनुष्य। यह आशंका कि मनुष्य न रहेगा तो ईश्वर को कौन पूजेगा, ईश्वर को कौन मानेगा, ईश्वर भी खत्म हो जाएगा, मनुष्य के साथ ईश्वर भी खत्म हो जाएगा, समझ गया ना। तो पूरा देख लेना हिंदी क्या, जितना समझा पूरा देख लेना है, अपने देखेगा याद, समझ जाएगा, याद हो जाएगा, समझ गया। और उसके बाद अपना स्तर से भी तुम देख लेना, ठीक है। कल बढ़िया से